हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टर्म्स में लास्ट टॉपिक पे लास्ट सेशन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल लाइन, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एनी पॉइंट। आज की बात हम करें कि आज का सेशन थोड़ा सा उसके आगे चलेगा और जैसे ये टॉपिक हम पढ़ा देंगे फिर न्यूमेरिकल सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। लेकिन आज पहले ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है चूँकि डायपोल से ही रिलेटेड है, दैट्स वाई अपन इसे पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम्स भी बताएंगे, राइट। तो जो आज का सिस्टम, आज का जो सेशन है, कह सकते हो कि वो देखा जाए तो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम लोग, चाहे कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंपॉर्टेंट बहुत है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, छोटा सा लेक्चर मैं लूँगा इसका और तगड़ा है क्योंकि समझदारी आपको इसमें बहुत ही दिखानी होगी। आइए हम अगर बात करें बच्चे, तो आज हम लोग सीखेंगे क्या कि अगर किसी डायपोल को, वर्ड सुनना, अगर किसी भी डायपोलिक सिस्टम को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा, किस किस तरीके से इफेक्ट होगा, आज हम इसको प्रॉपरली सीखेंगे और वन बाय वन सीखेंगे और इसके कुछ केसेस भी हम लोग सीखेंगे। इसमें भी एसएचएम की कंडीशन कैसे इन्वॉल्व होती है वो भी डिस्कस करेंगे, राइट मेरे बच्चे। लेट्स सी, सपोज करो मैंने आपसे कहा कि एक मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सी बेटा, और मैंने इसके अंदर एक डायपोलिक सिस्टम रखा, मान लिया प्लस क्यू, इस पर चार्ज है प्लस क्यू और इस पर है माइनस क्यू, ए बी, इसके बीच का सेपरेशन डायपोल है तो सेपरेशन मैंने मान लिया कितना है जाए 2a। डायपोल का डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगा तो आपको बेहतर पता है -2 प्लस की ओर, ये मैंने बता रखा है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, -2 प्लस की ओर। ओके चलो कोई बात नहीं। जब आप किसी भी डायपोलिक सिस्टम को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के विदिन रखते हैं तो थोड़ा सा काम की बात यहाँ सीखनी है कि अगर इसको यहाँ पे रखते हो तो होता क्या है, डायपोल है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब F इज इक्वल टू हो जाएगा QE प्लस QE, वेक्टर के फॉर्म में ऐसे रख दो। और अगर हम इस पर करें तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, आपको पता ही है, F इज इक्वल टू -QE। अभी सीखो बच्चे, हमने इस तरीके से इसको प्लेस किया। अब आप सोचो, ये डायपोलिक ऐसे रखा गया था, इस पर फोर्स इधर क्यों लग रहा है, इस पर फोर्स इधर क्यों लग रहा है, लाइक दिस, ठीक है। होगा क्या, ये डायपोल पर एक कह सकते हो जो ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो इस सिस्टम के अंदर इसको इस तरीके से, मतलब अगर डायरेक्शन देखा जाए तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देख रहे हो क्लॉकवाइज इससे रोटेट कराने की कोशिश करेगा। अच्छा करता क्यों है, मैंने कहा ये डायपोल मोमेंट कह सकते हो, जो डायपोलिक सिस्टम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो जो कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस चार्ज को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके स्टैटिक कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। इसे हम एक टर्म्स में कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि प्रॉपर इसमें आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। और अगर अभी तक क्या है, अभी तक अनस्टेबल है क्योंकि किसी भी टर्म्स में इधर की ओर मूव अप कर सकता है। अभी सोचो ऐसे हुआ, हम कहें बेटे जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही हो और जरूरी नहीं कि इसका रोटेशन क्लॉकवाइज ही हो। अब सुनो, इसका एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं, दूसरा डायग्राम इसी पर है। डेरिवेशन तो इसका बहुत आसान है, मेन है इसके ये, इसी कॉन्सेप्ट को समझना। सीख मेरे बेटा, बेटे मान के चलो मैंने आपसे ये कहा कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड की ओर कर दिया। सी बेटे, एक डायपोलिक सिस्टम को यहां ही रखा, वैसे ही कंडीशन प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। अब आप बताओ
इस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो आपको मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किसके अलोंग होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माने F इज इक्वल टू हो जाएगा QE प्लस QE। नाउ सेम हियर नेगेटिव चार्ज पर किधर की ओर होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस QE। ओके, तरीका है भाई, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अभी भी P का डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगा मेरा बेटा, तो माइनस से प्लस की ओर। टोटल सेपरेशन कितना होगा आपको बेहतर पता है, डायपोलिक सेपरेशन है, ओरिजिन से सेम रहेगा 2a एज इट इज, जैसे बिफोर लास्ट लेक्चर में आपने देखा भी था। खैर, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ऐसे समझो कि ये डायपोलिक सिस्टम हो, सपोज करो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर फोर्स इधर लग रहा है और इस पर फोर्स इधर, तो आप बताओ एक पर फोर्स ऊपर की ओर लगे और दूसरे पर नीचे की ओर, तो इस सिस्टम को रोटेट कराने का डायरेक्शन कैसा हो गया, तो आपने देखा सर अब तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, यहाँ कैसा रोटेशन दे रहा था क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ रोटेशन कैसा दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का चेंजेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क होगा उसका डायरेक्शन सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा दोनों केस में, लेकिन क्या सेम होगा, तो उनके मैग्नीट्यूड सेम होगी, क्योंकि जो डायपोलिक कंडीशन यहाँ ली गई है वही यहाँ ली गई है। ठीक है, चलो ठीक है, अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि और ऐसे क्या क्या सेगमेंट यहाँ पे हो रहे हैं। बच्चे पहले समझो, इस पर प्लस QE, इस पर माइनस QE, यहाँ पे भी प्लस QE माइनस QE, तो मैंने आपसे ये कहा कि सोचो एक प्लस QE एक माइनस QE, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार कि इस पर टोटल फोर्स कितना हुआ। सी मेरा बेटा, हम अगर आपसे कहें, हम सीखने क्या जा रहे हैं, टॉर्क, या लिखो टॉर्क, जिसे हम लोग एक नाम देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू डायपोल, ये केस था हमारा। ठीक है, कि जब एक व्हेन अ डायपोलिक सिस्टम प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ फोर्स। एक्चुअली बच्चे ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं इन्हें कहते हैं कपल ऑफ फोर्सेस। क्या कहते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस। याद रहे किसी भी सिस्टम पर, क्लास 11th में भी आपको पता ही होगा कि किसी भी सिस्टम पर अगर कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट करने लगे और वो कपल ऑफ फोर्सेज जो लग रहे हैं, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज जो लग रहे हैं, ये कोइंसाइड ना हो। कोइंसाइड इन द सेंस समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको बैक करूं और इसको बैक करूं तो दोनों आपस में एक ही लाइन पर ना आए, दोनों आपस में कैसे हो जाए, पैरेलल। तो अगर ये कोइंसाइडेड नहीं होते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन अडॉप्ट करेंगे। क्या अडॉप्ट करेंगे, रोटेशनल मोशन। याद रहे अगर कपल ऑफ फोर्सेस कोइंसाइडेड हो जाएं, मतलब मैं आपसे कहूं इफ कपल ऑफ फोर्सेस बिकम कोइंसाइडेड देन देयर वर नो रोटेशन इन्वॉल्व इन द सिस्टम। कोई भी रोटेशन सिस्टम में पॉसिबल नहीं होगा, कोइंसाइडेड होगा तो रोटेशन संभव नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोइंसाइडेड नहीं हुआ, पैरेलल हुआ, तो रोटेशन होगा, और रोटेशन होगा तो वहीं पे उस कंडीशन में जो फोर्स कह सकते हो एक्सपीरियंस किया जाएगा उसे नाम देते हैं हम लोग किसका, मोमेंट ऑफ फोर्स, विच इज नोन एज टॉर्क। इसे टॉर्किंग फोर्स भी कहा जाता है। खैर, अगर मैं कहूं टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, इसमें कुछ काम की बातें सीखना मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से मजा आएगा। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा मेरा बेटा, तो आपने कहा सर नेट फोर्स हो जाएगा उधर से प्लस QE, मतलब फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस QE, टोटल फोर्स हो गया 0। अब आप कहोगे सर अरे टॉर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब R रोटेशनल एक्सिस से, तो F तो 0 हो गया तो पूरा का पूरा टॉर्क 0 हो जाएगा। याद रहे बच्चे, टॉर्क कभी भी कपल ऑफ फोर्सेस के रिजल्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। वो आइदर कह सकते हो इधर फोर्स प्लस QE और इधर फोर्स माइनस QE, इन दोनों में से किसी एक पर ही डिपेंड करता है। इन दोनों में से किसी एक पर ही डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ मेरा बच्चा, तो ये अभी हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे, सी
मेरे बेटे सपोज करो ये दिमाग लगाना है, यहीं पे देखना। अब इस डायग्राम की बात करें, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, इसलिए कंफ्यूज मत होना, पहले हम इस डायग्राम की बात करें। अगर एक पॉइंट ले लें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक सेगमेंट पर एक छोटा सा पॉइंट ले लो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये डायरेक्शन किसका है, तो आपने कहा सर ये डायरेक्शन है पी का। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, ये एंगल कितना हो गया थीटा। अभी समझना, ये पी का डायरेक्शन है। और रोटेशन कैसा हुआ था, क्लॉकवाइज, यानी पी किधर की ओर आ रहा था, टुवर्ड्स ई। ऐसे जनरल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो हमेशा जिंदगी में याद रखना, लाइफ में याद रखना बेटे, कि पी हमेशा टुवर्ड्स ई जाने की कोशिश करता है। डायपोल मोमेंट हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करता है, वो भी किधर की ओर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्ड सुनना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां जाके स्टेबल हो गया तो फिर वो नहीं मूव करना चाहेगा, और तब तक नहीं मूव करना चाहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स कहीं से उसे ना मिले, कहीं से उसे एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड ना हो। अब सोचो पी किधर की ओर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स ई। थोड़ा सा देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल। पी ई क्यू, अगर सपोज करो यही प्लेन है, हम इसे प्लेन मान लें। अब समझो P और E से बनने वाला टर्म्स, मेरा बच्चा ऐसे देखना कि सपोज करो ये P है, ये E है, P E की ओर मूव कर रहा है। तो आप बताओ इन दोनों से बनने वाला प्लेन का डायरेक्शन किधर हो रहा है, क्या अंदर की ओर होगा क्या? देखो P टुवर्ड्स C जा रहा है ना, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन अंदर की ओर। तो हम अंदर तो घुसाड़ के बना नहीं सकते, तो कहाँ बनाएंगे मेरा बच्चा? मैंने नीचे बना लिया, समझो, ठीक है, मैंने नीचे बना लिया। ये हो जाएगा, इसी को कहते हैं टाउ, विच इज नोन एज P टू E का मोमेंट हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे P क्रॉस E। याद रहे बेटा, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की ओर नहीं आती। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच हमने डायपोल को रखा तो डायपोलिक सिस्टम किधर की ओर जाता है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स डायपोलिक सिस्टम नहीं, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, P क्रॉस E। तो अब थोड़ा सा समझो मेरा बच्चा। अब अगर कहूं देयरफॉर मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं टॉर्क, ड्यू टू डायपोल क्या हो जाएगा, टाउ इसको तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। अब सोचो मेरा बेटा कि किसी भी एक पॉइंट पर, सपोज करो यहीं इसी पर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस ज्वाइन कर दूं, ठीक, तो ये मैंने कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। अब आप सोचो ये सिस्टम है, सिस्टम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब चूंकि P E की ओर ही आ रहा है, ये इसी की ओर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये कंसीडर हुआ, ठीक है। तो मैंने बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस कहाँ से हो जाएगा। अब देखो P वाला E की ओर आ रहा है, तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा इसके अलॉन्ग हो रहा है टुवर्ड्स दिस, तो कितना हो जाएगा, मान लो इसी पॉइंट कुछ भी मान लिया C, नाउ दिस वन इज BC, ओके। तो आपको बेहतर पता है कि साइन थीटा, अब यहीं से ले लो, अगर वो थीटा वहाँ है तो ये नो डाउट ये भी थीटा ही होएगा मेरा बच्चा, दिस वन इज ऑल्सो थीटा। तो अगर मैं इसी पॉइंट पर मान लूँ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाँ, तो साइन थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, BC बाई दिस हाइपोटेनस माने 2a, व्हाट इज दिस BC, तो आपको हो गया 2a साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टाउ F कितना आया, चाहे प्लस क्यू ले चाहे माइनस क्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, QE इंटू 2a साइन थीटा। यू नो वेरी वेल कि डायपोल मोमेंट P स्क्वायर क्या होता है, Q इंटू 2a, नाउ Q इंटू 2a, दिस वन इज P, तो टाउ स्क्वायर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। इज इट क्लियर, टाउ स्क्वायर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, इसी को हम अगर इन वेक्टर फॉर्म में लिखें और, तो टाउ स्क्वायर हो जाएगा P क्रॉस E। अब सुनो मेरा बच्चा, जैसे मैंने आपसे कहा, अच्छा एक चीज और,
टॉर्क का डायरेक्शन जो डिफाइन होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन इन द सेंस, सपोज करो मैं क्लॉकवाइज रोटेशन लिया, अब क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर मैं इनवर्ड वाले को पॉजिटिव मान लिया तो आउटवर्ड वाला नेगेटिव हो जाएगा, अगर आउटवर्ड वाले को पॉजिटिव मान लिया तो इनवर्ड वाला नेगेटिव हो जाएगा। डायरेक्शन सिर्फ रोटेशन पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे, ये दिमाग पे रखे रहना, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है इसके लिए, ठीक है। रोटेशन में आप जैसा कंसिडर करोगे तो उसके जस्ट ऑपोजिट है। सपोज करो अभी ये ऐसे रखा था, राइट, अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता, तब इसका रोटेशन क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज होता, मतलब इधर होता ना भाई, तब ये पी इधर था, पी इधर की ओर आता, तब इसका डायरेक्शन कैसा हो जाता, आउटवर्ड नॉर्मल। सपोज करो यही चीज़ है, हाँ, अभी इसमें दिमाग लगाओ, यहीं पे सोचो, अगर थोड़ा सा अपने तरीके से दिमाग लगाओ तो पी का डायरेक्शन किधर है, पी का डायरेक्शन इधर है, अरे देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर, जबकि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर। अब बताओ P, मैंने आपसे पहले बताया था P किधर की ओर आना चाहेगा, E की ओर। अब ऐसे सीख लो, P E की ओर आएगा तो इसका डायरेक्शन कैसा हो गया, आउटवर्ड नॉर्मल। ये इधर आ रहा है ना, P E की ओर आ रहा है, आउटवर्ड नॉर्मल। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो यहां से कंसीडर होगा, थीटा दिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, राइट, ये वाली देख लो, चाहे उधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, चूंकि डायपोलिक सिस्टम ऐसे है तो हम इधर से दिखा दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ मेरा बच्चा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, थीटा यहां से कंसीडर होगा, ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कंसीडर भाई। तो मैंने आपसे कहा कि ये मेरे को हो गया P क्रॉस E, इज इट क्लियर। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो बच्चे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेके करो चाहे क्लॉकवाइज रोटेशन लेके करो, डायग्राम दोनों सही है। बट अभी मैंने ये जो आपको डेरिवेशन कराया वो इसको लेके कंसीडर कराया, वो भी सही है, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, उसके लिए हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, फटाफट नोट कर लो। तो अब इसमें मैं कुछ केसेस सिखाता हूँ, बहुत अच्छे एप्लीकेशन सिखाता हूँ, रफ करूँ क्या, फटाफट नोट कर लो तो रफ करूँ। चल बेटा, इसके एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा ज़रूरत भी है, इसको 3D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर भी हम देखें तो भी हमें आसानी से क्लियर हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, रफ कर दूँ। ओके, सपोज करो हम सिखाते हैं मेरा बच्चा, केस नंबर 1, सुनो, केस नंबर 1 मेरे बच्चे, केस पहला, सुन बेटा, अगर मैं आपसे कहूं F P परपेंडिकुलर टू E, अच्छा ये आप ना इमेजिन अपने सोचो कि P मतलब डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कैसे होगा, कैसे होगा, सोचो। सपोज करो मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ले बेटा फटाफट सोचना, बहुत सिंपल है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पर डायपोल मोमेंट को परपेंडिकुलर करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है मेरा बच्चा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब हमें इस पर डायपोल मोमेंट को परपेंडिकुलर दिखाना है, तो डायपोल मोमेंट परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, सपोज करो अगर मैं ऐसे रख दूं इस पर प्लस क्यू ई, मतलब प्लस क्यू, ठीक, माइनस क्यू, तो अब डायपोल का डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा, +2 माइनस इधर से इधर की ओर, लाइक दिस, ठीक है। इस पर फोर्स किधर लगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा, ये F लगा माइनस क्यू ई और ये F लगा प्लस क्यू ई। अब समझो, यानी डायपोल का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, P का डायरेक्शन ये है, देखो माइनस से प्लस की ओर, उधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, क्या दोनों पर आपस में 90 डिग्री पर हैं, यस हैं, और अगर दोनों 90 डिग्री है मेरा बच्चा तो थीटा शुड बी 90 डिग्री, यानी आपको ये समझ में आ गया, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा शुड बी 90 और 90 हो जाएगा, तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा PE, दिस वन इज द मैक्सिमम टॉर्क, this one is a maximum torque, got it। केस नंबर 2, इसी पे समझो, सेकंड केस, अगर मैं आपसे कहूं F P and E are collinear to each other,
P और E कोलिनियर हो जाए। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर जाए। कैसे मेरा बच्चा? सपोज करो दिस वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल मेरे बेटे, इसी में इसको रख दो प्लस क्यू, ठीक। अब मेरा बच्चा माइनस क्यू। अब क्या होगा, प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग लग जाएगा और इस पर इधर लग जाएगा एफ प्लस क्यू ई, और ये एफ माइनस क्यू ई। डायपोल माइनस से प्लस की ओर पी। क्या P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में है? वैसे सोचना है मेरा बच्चा, जो अप्लाइड फोर्स है वही दोनों कोइंसाइडेड हो गए हैं। और मैंने आपसे बताया था कोइंसाइडेड कॉन्सेंट्रिक, ऐसे फोर्सेस अगर हों तो कभी भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा, मतलब टॉर्क इफेक्ट यहाँ जीरो हो जाएगा मेरा बच्चा। और वैसे सोच मेरा बेटे, P और E की वैल्यू कितनी है? एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा जीरो और टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और ऐसे टॉर्क को हम लोग क्या कहते हैं? मिनिमम टॉर्क। क्या कहेंगे? मिनिमम। कैसे आया पता है ना? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, दैट्स वाई टॉर्क जीरो हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं मिनिमम टॉर्क, ठीक। अब ध्यान से समझना, स्टेबल अनस्टेबल समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अगर दिक्कत होगी स्टेबल अनस्टेबल में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं किसी क्वेश्चन में अगले सेशन में फिर से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल में क्या होता है। खैर, यहाँ तो अभी आपको समझ में आ गया ना कि अगर जब ये इस कंडीशन में आ गया, दिस वन इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल कंडीशन। ये इस केस में क्या है? इस केस में अनस्टेबल है, क्योंकि वो अनस्टेबल का मतलब ऐसे सोचो ना कि अभी बेचारा यहाँ पे पड़ा है, अब भागने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है बार बार, तो अनस्टेबल है। स्टेबल कहाँ है? स्टेबल तो तब है ना जब वो ना इधर जा पाए ना उधर जा पाए, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है बेटे, इसमें बताना क्या। खैर, ये हो गया डायरेक्शन। आपको टॉर्क का समझ में आ गया कि अगर क्लॉकवाइज है तो अगर इनवर्ड मैंने पॉजिटिव ले लिया तो आउटवर्ड नेगेटिव होगा, अगर आउटवर्ड पॉजिटिव ले लिया तो इनवर्ड नेगेटिव होगा, ठीक है। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड केस क्या है? टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आप समझो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, मतलब मैं 3D की बात कर रहा हूँ। सोचो, अगर मैं आपसे कह दूँ इफ डायपोल मोमेंट बड़ा बड़ा थोड़ा लिख दें, मोमेंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर मैं लिख दूँ पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to E x I cap, E y j cap, E z k cap, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? देन मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ। अब टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? आपने बोला सर P क्रॉस E। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो आप सभी को पता है, इसमें बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरा बच्चा, सब लोग क्लास 11 में पढ़े हो। आई जे के, सबसे पहले P क्रॉस E है तो P के फैक्टर सबसे पहले लिखे जाएंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, फिर ई एक्स, ई वाई, ई जेड। अब ये टारगेट वाले बच्चे भी इसे सॉल्व करना जानते हैं और बाकी बच्चे तो जानते ही, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं कार्टेशियन 3D में हम लोग टॉर्क इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। नोट कर लो फटाफट। केस नंबर 4 सिखाते हैं। याद रहे, हम जितने आपको मैंने बताया था, जितने केसेस मैं आपको कराता हूँ वो सारे केसेस एज ए न्यूमेरिकल अप्लाइड होंगे, इस वजह से छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इसे समझते रहिएगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लो। थर्ड केस हो गया, केस नंबर 4। फटाफट केस नंबर 4। पता है जब कोई डायपोल, सपोज करो मैंने इसको, ये डायपोलिक सिस्टम था, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, मैंने इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब इसको हल्का सा फोर्स मतलब सपोज करो ये स्टेबल हो गया, ठीक है, स्टेबल हो गया। अगर हल्का सा भी फोर्स लगा के इसे छोड़ दिया जाए तो ये घूमेगा इसके अंदर, ऑब्वियसली बात है। तो कहने का मतलब कि जब ये
टॉर्क के अगेंस्ट मोमेंट भी करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल हम कैसे निकालते हैं, वो अगला केस होगा हमारा, केस नंबर 4। रब कर दूं, चलिए केस नंबर 4 मेरा बेटा बहुत इजी है। केस नंबर 4, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। केस नंबर 4, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। थोड़ा सा सीखना मेरे बेटे, सीखो। सीखना क्या है, बहुत आसान है। अभी सपोज करो ये थोड़ी देर पहले आपने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, हम वही डायग्राम को कंटिन्यू करते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन भी ना हो और इजीली क्लियर भी हो जाए, राइट। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। सी मेरा बेटा, हमने किसी डायपोलिक चार्ज सिस्टम को यहां रखा था पहले, ठीक, ए बी, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, अगर कहीं से इधर उधर की आवाज़ आई होगी तो परेशान मत होना। सब सराउंडिंग के लोग समझते हो लॉकडाउन चल रहा है तो सब अपना कुछ ना कुछ लॉक मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पी का डायरेक्शन किधर हुआ मेरा बच्चा, पी का तुझे बेहतर पता है कि सर माइनस से प्लस की ओर होगा, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है। हमने कहा अभी पी और ई किसी एंगल पर होंगे, किसी एंगल पर होंगे, मैंने मान लिया θ1, फिर कहीं और जाएंगे, मतलब रोटेशन के बाद हमने मान लिया θ2, वॉटेवर, उससे लेना देना नहीं है। सपोज करो अगर इस पर लगा एक फोर्स F प्लस क्यू ई, सीखना मेरा बेटा, इस पर लगा फोर्स एक F माइनस क्यू ई, सीखना। अब अगर मैं इसको हल्का सा फोर्स लगा के डिस्टर्ब करूं, लेट्स सी कि ये सिस्टम ना डिस्टर्ब हुआ, लेकिन इनके बीच का वो स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना मान लिया, डी थीटा, मतलब वो एक्चुअली में डिस्टर्बेंस कितना हुआ, डी थीटा का। तो डी थीटा जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वर्क डन भी चेंज होगा। हाँ बिल्कुल चेंज होगा, क्यों नहीं होगा। हम लोग करते क्या था, अच्छा समझना, नॉर्मल अगर हम वर्क डन निकालते थे तो क्या कहा करते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तुम कहोगे सर वर्क डन क्यों निकाल रहे हो, एक चीज मेरे बच्चे याद रखना, पूरी मैकेनिक्स ये सिखा गई है हम लोगों को कि if we want to find out the energy, then firstly we would have to find out the work done at that condition, in which condition we want to find out the energy। सबसे पहले, अंग्रेजी समझ में आई कुछ, अच्छा ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिस कंडीशन पे मुझे एनर्जी पता करनी है, जिस सिचुएशन पे हम किसी सिस्टम के लिए एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो पहले उस सिस्टम के लिए मुझे वर्क डन पता करना होगा, क्योंकि मुझे बेहतर पता है कि वर्क डन चेंज इन एनर्जी की इक्वल होता है। वो चेंज इन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की भी हो सकती है और चेंज इन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की भी हो सकती है। तो आपको पता है कोरिलेट करते हैं, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। और वैसे ही समझना कि वर्क उतना होता ही है जितना एनर्जी में चेंज होता है। हकीकत में एक्चुअली में अगर मैं डेफिनेशन वर्क डन की कहीं दूं तो हम जो दिखाते हैं, वर्क इज समथिंग फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस बॉडी एट अ सर्टेन कंडीशन, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन। एग्री, ये सब बुकीज नॉलेज के लिए सही है, लेकिन जब हम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को मर्ज करके कॉन्सेप्ट बनाए तो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये कहता है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। चेंज इन, अगर कहीं एनर्जी चेंजेस हो रहा है दैट मीन्स वर्क डन हो रहा है, दैट मीन्स कि वर्क डन हो रहा है मेरा बच्चा। तो सी, जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि वर्क डन, याद रहे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अभी मैंने बात जो आपसे करा, तो वहां जैसे नॉर्मल वर्क डन निकालते हैं, लीनियर वर्क डन निकालते हैं, या लीनियर केस में वर्क डन निकालते हैं तो हम बोलते हैं फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब रोटेशन में होता है, रोटेशन में यही चीज होता है, तो यहां पे भी होगा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां फोर्स होगा टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स, और यहां डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना होगी, कैसा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं कहूं स्मॉल वर्क डन ड्यू टू डायपोल या ड्यू टू टॉर्क ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स,
मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, सोचो। स्मॉल वर्क डन हम लोग निकालने जा रहे हैं ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स। अब सोचो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन, टॉर्क तो वही रहेगा, कितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। चलो बच्चा, अभी मैंने टाउ स्क्वायर क्या बताया था, पी ई साइन थीटा, तो सी डी डब्ल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, टाउ की जगह लिख दिया पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब सोचो, ध्यान से देखना, इंटीग्रेट। अब P डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड, तो W इसको क्या हो जाएगा, पी ई बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब सुनो, हम साइन थीटा डी थीटा क्यों ले रहे हैं उसकी भी कंडीशन समझो मेरा बच्चा। अभी यहाँ पे जिस समय डायपोलिक सिस्टम था, सपोज करो ये यहाँ के साथ किस एंगल पर था, थीटा वन, किस पे था, थीटा वन। अब जब ये यहां पहुंचा होगा तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, मान लिया थीटा टू। तो कंडीशन किसके किसके बीच की है, थीटा वन और थीटा टू की। जैसे जैसे वो इधर उधर मूवमेंट करेगा तो क्या पी और ई के बीच, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या एंगल चेंज होता जाएगा? हाँ बिल्कुल चेंज होता जाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल ही चेंज होगा। तो मैंने कहा कि पहले इनिशियल सिचुएशन पे कितना था, थीटा वन, और फाइनल सिचुएशन में कितना हो गया, थीटा टू। तो इनिशियल टू फाइनल। ओके, सिंपल मेरा बच्चा। अभी सोचो, तो वर्क डन पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा वन टू थीटा टू। सी मेरे बच्चा, डब्ल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी ई माइनस बाहर ले लो, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। एक्चुअली बच्चे यही जो वर्क डन था, यही चेंजेबल कह सकते हो, यही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। हाँ, अगर हम माइनस को अंदर ले लेते हैं तो वो कॉस थीटा वन पहले हो जाएगा और कॉस थीटा टू कैसा हो जाएगा बाद में, उस पर बहुत बड़ा लॉजिक नहीं रखना है। मतलब अगर हम इसे चाहें तो हम इसे भी लिख सकते हैं कि पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही माने जाते हैं। अब इसमें भी केस और कंडीशन कैसे बनते हैं मेरा बच्चा, सीखना। इसमें भी केस और कंडीशन कैसे बनते हैं। सपोज करो कि हमारा सिस्टम, अब देखो ध्यान से समझना मेरे बच्चे, सपोज करो अगर मैं अब यही कहूं एफ, इस फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, समझना मेरा बच्चा, कि अगर मैं आपसे कह दूं एफ थीटा वन जीरो एंड थीटा टू थीटा, ये सिचुएशन कब हो सकती है, ये सिचुएशन तब होगी जब हमारा डायपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और यही इसी डायरेक्शन में डायपोल रखा हो, और इसके बाद हम इसे डिस्टर्ब करें। मतलब पहले थीटा वन क्या था, जीरो, पहले दो बोथ आर कोलिनियर टू ईच अदर एंड द एंगल बिटवीन पी एंड ई इज जीरो, और उसके बाद अगर एक्सटर्नल फोर्स बाकी ये डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे तो नॉर्मली स्टेबल कंडीशन में ना, तो ऐसे तो डिस्टर्ब हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, और तभी वो डिस्टर्ब होगा जब एक्सटर्नल फोर्स पाएगा। बोल भैया, तो मैंने कहा जब एक्सटर्नल फोर्स पाके वो डिस्टर्ब हुआ तो जीरो के बजाय वो थीटा टू, मतलब अगला एंगल कितना बना लिया, थीटा, व्हाटएवर कुछ भी बनाया, तो हम क्या करेंगे, थीटा वन जीरो हो जाएगा। थीटा वन जीरो हुआ, उस केस में कितना हो जाएगा, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर पी ई कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, कॉस जीरो वन, तो हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। ठीक मेरा बच्चा, लेकिन अगर मैं यही कह देता इसी का बी केस कि एफ थीटा वन 90 एंड थीटा टू इज थीटा, मतलब ई का डायरेक्शन ये है और मैं डायपोल को ऐसे रखा होता, सोचो इतना ऐसे रखा होता और ये इस केस में होता, और फिर अगर ये एंगल वेरी कर रहा होता उस दशा में केस क्या होता, तो थीटा वन 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी ई कॉस थीटा।
समझ में आ रहा है? बाकी तो टर्म्स और कंडीशन है, जैसे जैसे आप जो एंगल चेंज करते जाओगे मेरे बच्चे, वैसे वैसे ये हमारी एनर्जी चेंज होती चली जाएगी। लेकिन मैक्सिमम हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, माइनस पी कॉस थीटा, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है कि टर्म्स में कंसीडर होती है। क्योंकि आपको पता है टॉर्क इस, देखो हमने ऐसा क्यों बोला कि हम यही कंसीडर करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क हम कब लेते हैं, जब हम वो इनिशियल थीटा कितना रखते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री के केस में लेंगे तो उस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। तुम कहोगे सर वहाँ साइन होता तो साइन 90 के वैल्यू 1, उस केस में टॉर्क मैक्सिमम होता था, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये कंसीडर होगी। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और जो सबसे बड़ा फैक्टर था, अभी मैंने उसमें आपको ये समझाया कि टॉर्क इज इक्वल टू होता था P क्रॉस E, मतलब वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता था। और वैसे ही मैंने बच्चे 11th में भी वेक्टर में आपको सिखाया है कि जिसके साथ फैक्टर साइन का जुड़ा हो वो नेचर में कैसे होते हैं, वेक्टर मल्टीपल होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन अगर इसके साथ कॉस का है तो इसका मतलब ये क्या होगा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू P डॉट E। याद रहे मेरा बच्चा, ये हमेशा अपने साथ कौन सा प्रोडक्ट शो करेगा, डॉट प्रोडक्ट शो करता है। कैसा शो करेगा, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम लोग कहते हैं। वेक्टर के टर्म्स में अगर हम इन्हें कहें मेरे बच्चे तो वो और आसान, कैसे और आसान, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इन इधर U इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। इसको हो गया, नोट करो तो हम साइड में कहीं सिखाते हैं, नोट कर लो फटाफट, तो हम सिखा दे रहे हैं, फटाफट नोट कर लो। हाँ देखो बहुत आसान है, सिंपल मेरा बच्चा, मतलब ये चीज़ तो एकदम क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस भी है। रफ कर दो मेरा बेटा, देखना। चलो सपोज करो मैंने आपसे यही चीज़ कहा, देखना केस समझना मैं कैसे समझा रहा हूँ। अगर मैं आपसे कह दूँ B था ये C, अगर मैं आपसे कह दिया F डायपोल मोमेंट P इज इक्वल कितना है, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा, बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो ई इज इक्वल कितना हो जाएगा, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, बेटा ई जेड के कैप। व्हेन वी फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी, therefore potential energy due to dipole, मेरा बेटा देखना बेटे U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस P डॉट E। मतलब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट है तो सिंपल, इसमें कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ऑपोजिट का डॉट जीरो हो जाएगा, लाइक का डॉट मिलेगा। तो हम सिंपली बेटे बिना टाइम वेस्ट किए अपन सिंपल लिख सकते हैं क्या, P इंटू ई, मतलब पी एक्स ई एक्स, आपको पता है लाइक प्रोडक्ट ही डिपेंड करेगा, पी वाई ई वाई, पी जेड ई जेड। ठीक, सिंपल नोट कर सकते हो इसे भी, ये अगला केस है। और इसके बाद एक छोटा सा SHF का भी इसमें केस करा देते हैं क्योंकि छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है और इसीलिए मैंने जान के इसको अलग से एकदम रखा, सेपरेट रखा, जिससे आपका इसका हर एक टॉपिक क्लियर भी हो जाए। और इस पर एक आध दो इलस्ट्रेशन भी हम करा देंगे अभी, फटाफट इसको नोट कर लो तो मैं बताता हूँ। हो गया बेटा, तो फटाफट अपन इसको कर लेते हैं। एक छोटा सा केस और बचा है उसको खत्म कर देते। ये रफ कर दूँ क्या, ओके फाइन बेटा। देखो बहुत सिंपल है, इसको रफ कर देते हैं। एक थोड़ा सा ऑसिलेशन का एक केस छोटा सा है बचा, उसे सिखा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। और फिर इस पर इलस्ट्रेशन हम अभी सिखाते हैं या देखेंगे आगे सिखा देते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्लास में ही सिखाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। आज कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लो, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर इलस्ट्रेशन करवा देते हैं, ठीक है। केस नंबर 4 था ना, केस नंबर 5, ओके फटाफट करते हैं। केस 5, राइट। याद रहे जितनी केसेस मैं करा रहा हूँ सब पर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना। और ये डायग्राम रफ कर दिया, इंपॉर्टेंट था, खैर कोई बात नहीं, फिर से बना दूंगा। देख भाई केस 5 क्या है, स्मॉल ऑसिलेशन of dipole in uniform electric field, UF। सुन बेटा बच्चा मेरे लाला मेरे,
बहुत आसान फिजिक्स होती है। सुन बेटा, देखना बहुत इजी है। सपोज करो मेरे बच्चे, ये डायपोलिक सिस्टम था, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर एफ इधर लग रहा होगा, प्लस क्यू मान लूँ, ठीक है बेटा, इस पर माइनस क्यू सपोज कर लिया, राइट, इस पर फोर्स इधर की ओर लगा, एफ कितना लगा, माइनस क्यू ई, ठीक है, इस पर एफ कितना लगेगा, प्लस क्यू ई। कितनी, सोचो, पी का डायरेक्शन इधर। अब अगर मैं कहूँ, जिस समय आप इसे रोटेट कराते हो, तो अगर मैं कहूँ हियर बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, तो आपने कहा सर पी ई साइन थीटा। सिंपली समझिएगा मेरा बच्चा, अब आपको पता है कि जब मैं इसको यहाँ ला के छोड़ा, सपोज कर एक बार तो ये बैक जाता ही है, स्टेबल की कंडीशन होती है, भले वो आना चाहता है लेकिन एक बार रीस्टोर होने की कोशिश करता है। अच्छा सोचो कि अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो क्या आपको पता है हम ऑसिलेशन, पहली बात तो ये समझो कि हम ऑसिलेशन पता करना चाहते हैं। ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम इसे एक बार फर्स्टली शो कराना चाहते हैं। और आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट पता है कि एक सिंपल सा फंडा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, वो भी कैसा, नेगेटिवली। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल वही बात याद रखे रहना, उसके अलावा कुछ नहीं सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर मेरे बच्चे मैं कहूँ कि एक, अब अच्छा वो एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट के भी हो सकता है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, इसमें कोई लेने देने वाली बात नहीं है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा हो गया, चलो ठीक है। अगर यही रोटेशन अपोजिट हो जाती, क्या ये माइनस पी भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं, मैंने कहा था प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन और कंडीशन पर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, सुन बेटा, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो मैं आपसे ये कह दूं, ठीक है, अगर मैंने इसे माइनस की कंडीशन लिया तो मैंने कहा ना कि अगर इनवर्ड की, देख लेना, याद रखना, अगर इनवर्ड रोटेशन है तब तो ठीक है, अगर आउटवर्ड रोटेशन है तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू चेंज हो ही जाएगी, ये दिल दिमाग एकदम रखे रहना, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर इस पर तो आपने पॉजिटिव माना था, बिल्कुल माना था, तो इस पर हम नेगेटिव भी तो मान सकते हैं ना, इसमें ऐसा कोई तो बाउंडेशन तो था नहीं कि हम इस तरीके से पॉजिटिव ही मान रहे हैं या नेगेटिव मान रहे हैं। खैर, अगर मैं कह दूँ इफ, कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, चूंकि स्मॉल कंडीशन देना है, इफ साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये तब होगा व्हेन, इसको ऐसे लिखते हैं, इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, राइट। अगर ऐसा हुआ मेरा बच्चा तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा वन। बट आपको पता है टॉर्क ऑन अ सिस्टम, मेरा बच्चा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये भी पढ़ा है आपने। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। आई क्या है, MI ऑफ सिस्टम बाई 1 and 2। हम इसे बच्चे आई अल्फा भी लिख सकते हैं, इसे हम ICM इंटू अल्फा भी लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास से अगर यही कंसीडर करने लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई इस डायपोलिक मोमेंट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है। तो इससे मुझे मिल गया, दोनों टॉर्क की वैल्यू है, तो ये मुझे क्या दे जाएगा, ICM अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी ई बाई ICM इंटू थीटा। बच्चे ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो गया क्या, यानी क्या मिला, अल्फा क्या था यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या,
बस इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जैसे ही आप लिख दिए तो आप कहोगे हियर डायपोलिक सिस्टम एग्जीक्यूट SHM, डायपोलिक सिस्टम एग्जीक्यूट SHM। और अगर ये SHM एग्जीक्यूट कर रहा है तो सिंपल सा फंडा बेटा, टाइम पीरियड ये होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट कितना था थीटा, एक्सेलरेशन की पूरी वैल्यू आई है PE थीटा बाई ICM, थीटा से थीटा कैंसिल, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, सिंपल मेरा बच्चा, देखो कितना आसान था, सिंपल सा टॉपिक है। अगर हम यही फ्रीक्वेंसी की बात कर दें, फ्रीक्वेंसी तो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट PE बाई ICM। सिंपल, कौन सा नया लॉजिक था, वही चीज़ तो है। ठीक है बेटा, तो ये आज टॉर्क से रिलेटेड 5 केसेस मैंने आपको सिखाए और पांचों के पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे। तो ये जो मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टॉर्क डायपोलिक सिस्टम में कैसे होता है, कैसे इसके अलग अलग मतलब कैसे तो डिफरेंट केसेस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की। हम लोग अगले सेशन में अगले लेक्चर में हम लोग इसी पर न्यूमेरिकल लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो सारी चीज़ें और एक बार इसे पढ़ लेना, क्योंकि ये जनरली किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, कंपटीशन के सेगमेंट पे ही बुक में ही कहीं कहीं मिल जाता है। अदरवाइज ये बच्चे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं और कभी कभार क्वेश्चन एक आध दो डेरिवेशनल फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हो गया, नोट कर लेना सारी चीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बच्चे मैं फिर से कहूँगा बेल आइकन प्रेस करना, लाइक सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि सीरियल से आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। एक नोट्स बनाइए प्रॉपर, उसको प्रॉपरली नोट डाउन करिए, एक एक केसेस जो मैं करवाता हूँ उसको ज़रूर नोट करिए और कोशिश करिए उस पर क्वेश्चंस करने की। घर पे बच्चे जितना आप थोड़ा सा मेहनत करोगे मेरे साथ, तो मैंने आपसे कहा था ना कि आपका बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सो मच।